देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है ना, ये जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी, स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई सही गलत क्या है। ओके, एक साइंटिस्ट थे, आई मीन फिजिस्ट थे एकदम। ठीक है, फिजिशियन, फिजिस्ट वो वाले फिजिशियन डॉक्टर वाले नहीं, ठीक है, फिजिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिलेशन बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन, ही टोल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई, वी और आई के बीच में एक रिलेशन बताया था गाइस। ठीक है, अ जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम टोल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई। तो ये एक लाइन कंप्लीट कर लो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लिखो, अ जर्मन साइंटिस्ट, अ जर्मन, जर्मन GERMAN, अ जर्मन साइंटिस्ट या फिजिस्ट लिख सकते हो, अ जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम told the relationship between, क्या लिखा, अ जर्मन साइंटिस्ट, मैंने ये बताया, देख लो यहाँ पे अ जर्मन साइंटिस्ट लिख लीजिए, साइंटिस्ट। ठीक है, अ जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज, ये लिख रहा हूं मैं, साइमन ओम। ठीक है, टोल्ड दैट रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड आई, ऐसे लिख लो आप लोग, या वी आई ऐसे लिख लो। अच्छा, ऐसे आई एंड वी। ठीक है, चाहे वी एंड आई लिख लो, चाहे आई एंड वी लिख लो, एक ही बात, कोई बात नहीं। वी हमारा वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया। उनका क्या कहना सुनिएगा, उन्होंने ये कहा, ही स्टेट दैट, ऊपर वाला भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, ही स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट बोले तो आई, ठीक है, इज डायरेक्टली, सुनिएगा, कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीडी, पीडी मतलब वोल्टेज यानी वी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए इस वाले लाइन से नीचे और निकल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये साइन किसके है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जो V और I होता है या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V। पहले आप इसको देखिए, कैसे, इसका मतलब सुनिए। उनका ये कहना था, अगर वोल्टेज अगर डबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो जाएगा। आई मीन अगर PD डबल होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो जाएगा गाइस। अगर ये V हाफ हो जाए, आई मीन PD क्या हो जाए, गेट्स हाफ, तो इलेक्ट्रिक करंट भी हाफ हो जाएगी। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्या हो जाए 1/3, तो इलेक्ट्रिक करंट भी हो जाएगी 1/3। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? बोलो भाई कोई, याद रखिएगा, इनका यही कहना था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डिपेंड ऑन होता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, आई मीन वोल्टेज पे। समटाइम्स याद करो, आप खुद कहते हो घर में कि अरे वो वोल्टेज अगर गेट्स हाफ हो गया, आई मीन वोल्टेज कम है, तो बोलते हो यार बहुत वोल्टेज कम है, तभी तो आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट कम मिलती है। आपके घर में जो भी आप लाइन से है, आई मीन फैन है, गीजर, AC जो भी है वो कम चलेगी, जाहिर सी बात है, मतलब वो चलेगा ही नहीं, या तो बहुत स्लो चलेगा। फैन ऐसे डगर डगर हिलेगा, ठीक है, बल्ब एकदम उसकी रोशनी कम हो जाएगी क्योंकि वोल्टेज कम है। बट एक चीज यहाँ पे है कि अगर ये डबल होगा तो करंट भी डबल हो जाएगी। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अगर मान लो हम कह रहे हैं ये 10 वोल्ट है, करंट मान लो उस समय कितना है, 5 एम्पियर करंट है। ठीक है, अगर ये डबल हो रहा है, 20 वोल्ट हो रहा है, तो करंट भी कितने हो जाएगी, 10 एम्पियर हो जाएगी। अगर ये 40 हो जाए तो ये 20 एम्पियर करंट हो जाएगी। अगर ये 80 हो जाए वोल्ट सपोज करिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 एम्पियर की करंट मिलेगी आपको। यही बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन क्या, V और I। ठीक है, अगर V डबल होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी डबल होगी। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर करंट डबल हो तो V भी डबल हो रहा है। बात वही याद रखिएगा।
बट ये एक्चुअल हम लोग ये कहेंगे कि हाँ वोल्टेज बढ़ रहा तो करंट भी बढ़ेगी, आई मीन करंट बढ़ रहा तो वोल्टेज बढ़ेगा, मगर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है। अब कहना तो आप कह रहे करंट बढ़ रहा है तो मतलब वोल्टेज ही बढ़ रहा है, बोलो। अब आप पहले दो वर्ड की मीनिंग जान लो, दो वर्ड की मीनिंग जान लो क्या है, दो नहीं तीन वर्ड की मीनिंग जान लो। फर्स्ट ये है डायरेक्टली, ये शायद अभी तक कभी ना जाने रहे सो सही से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ जाना प्रोपोर्शनल है। और एक होता तीसरा ओनली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनली भी कह सकते हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है गाइस कि अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर V डबल हो रहा है तो करंट भी डबल हो रही, कहने वाला एक जितना बढ़ रहा है उतना दूसरा ही बढ़ेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम आपसे कहें कि जो हमारा वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो रहा है तो करंट भी डबल होगी, ये नहीं कि थोड़ा कम होगा या ज़्यादा, ऐसा नहीं। मतलब बढ़ने का मतलब भाई बढ़ भी सकता, कम ज़्यादा भी कोई चीज़ हो सकता है। मान लो हमने कहा कि 100 रुपये लगाया और हमें सामान मिला, सपोज करिए कोई चीज़ कम मिला, बात की बात है, बट मिला है, मगर यहाँ पे ये चीज़ है अगर पोटेंशियल डिफरेंस 4 गुना हो जाए तो करंट भी 4 गुना ही होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता उतना ही बढ़ेगी जितना वो V बढ़ेगा। मगर इस सबके लिए एक बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग बता रहे हैं, सिर्फ V और I के लिए नहीं है। अगर V आपका हाफ हो रहा है तो I भी हाफ ही होगी, 1/4 नहीं हो जाएगी। अब इनवर्सली का मतलब देख लो, जैसे रेजिस्टेंस अभी आपने पढ़ा नहीं है, मान लो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इनवर्सली हमेशा 1 करके लिखा जाता है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस जैसे इसमें देख लो ये घटेगा तो करंट बढ़ेगी और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घट जाती है। देखिए रेजिस्टेंस आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं है। एक बात बताओ, इनवर्सली का मतलब ही होता है एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, उसको 1 करके लिखा जाता है। इसे मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो 1/R करके लिखेंगे राइट हैंड वाली चीज़। और इसका ये मतलब होता है कि अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, अगर एक बढ़ रहा दूसरा घट जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो। राजदेव है, राजदेव। तीसरा है प्रोपोर्शनली, ठीक है, प्रोपोर्शनली इसका मतलब होता है गाइस, यहाँ भी वही चीज होता है कि अगर एक बढ़ रहा दूसरा ही बढ़ेगा, बट ये चीज मतलब कंफर्म नहीं रहेगा कि एक बढ़ रहा तो उतना ही दूसरा ही बढ़ेगा। मतलब बढ़ेगा, कम भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कहने बढ़ेगा ही, मतलब ये नहीं कि मतलब अगर 2 गुना हो तो वो भी 2 गुना हो जाएगा। बस प्रोपोर्शनली का मतलब ये होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर कोई डबल हो रहा तो दूसरा भी डबल होगा, वो ट्रिपल हो रहा ट्रिपल, अगर हाफ हो रहा तो वो भी हाफ, 1/3 तो 1/3। समझ गए तीनों का मीनिंग। और इनवर्सली का मतलब होता है घट रहा दूसरा बढ़ रहा तो घट रहा है। बोलो। तो भैया ये हमारे जो जॉर्ज साइमन ओम है, आई मीन जो जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने V और I के बीच में रिलेशन बताया। इनका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V, पोटेंशियल डिफरेंस, आई मीन वोल्टेज, ठीक है ना। इसका कहना था अगर वोल्टेज, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग मैंने समझा दिया, अगर कोई डबल हो रहा है तो डबल होगा यार, अगर वो हाफ हो रहा था हाफ होगा। तो जाहिर सी बात है अगर I जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो इसका मतलब है अगर V डबल तो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो गेट डबल, अगर V क्या हो जाएगा ट्रिपल तो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो ट्रिपल, ओके। अगर V क्या हो जाए हाफ, आई मीन वोल्टेज हाफ, इलेक्ट्रिक करंट आल्सो गेट हाफ। बेटा अभी जितनी लाइन आपने लिखा है अब यहां से लिखो, पहले ये वाला लिख लो, पहले ओम्स लॉ देखो, एक यहां पे चाहे जोड़ दो ऐसे, अकॉर्डिंग टू जोड़ दीजिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, या छोड़ो ऐसे लिखिए, ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देखिए दोनों का मीनिंग यहाँ पे लिखा हूं मैं, दोनों एक ही बात है, याद रखिएगा। या नीचे लिखा ही स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग, करंट मतलब ये वाला लैंग्वेज लिखा है, कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, PD मतलब V के, या V जो है पहले वाली लैंग्वेज से, चलो उल्टा लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी सीधा कर देता हूँ, सीधा ये इसके हिसाब से PD मतलब V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या इलेक्ट्रिक करंट यानी I, और कर भाई ये डबल तो ये भी डबल, ये डबल तो वो डबल, एक ही बात है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो नीचे वाले सेंटेंस के हिसाब से, ये देखो इलेक्ट्रिक करंट I, पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है।
ऊपर वाला नोट करो, फिर नीचे वाला भी नोट कर लो, ऊपर और नीचे वाला। अच्छा, इसमें एक सेंटेंस और जुड़ा हुआ है, ये जो करंट होती है, ध्यान से देखिएगा, ये करंट यानी आई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी के है, और इनवर्सली लिखा रेजिस्टेंस, बट लिख लीजिए रेजिस्टेंस बाद में बताया जाएगा, ठीक है। आपको ऊपर वाली डिफिनीशन लिखनी स्कूल में, ऊपर वाली डिफिनीशन। ये नोट कर लिया? ऐसे यहां लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू, ऐसे अकॉर्डिंग डिफिनीशन ऐसे लिख लो, ठीक है। और चाहे ये वाला भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, और करके ऐसे। और देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी मैंने आप लोगों को सर्किट डायग्राम नहीं बताया, अच्छा डोंट वरी। हाँ बोलो। हाँ बता रहा हूँ, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर बता दे, उसको लिख लो, कांस्टेंट टेम्परेचर है वो, ठीक है। मतलब टेम्परेचर इस कंडीशन पे मतलब कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर सब एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। कंडक्टर का जो वायर कंडक्टर है, याद रखिएगा। इधर मैं कल आपको एक चीज़ बता रहा था, आपने मान लो यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगाया है, और जब बैटरी लगाया तो करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट बोले तो आई। अब याद करो, हमने बताया था जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता, देख लो, ये हम लोग लेके चलेंगे। हम क्या, सीबीएसई भी यही फॉलो कर रहा भैया, डायरेक्शनल कौन सा, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट लेके चलता है, तो हम भी लेके चलेंगे। एक्यूरेट वाला जो निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को होता है वो नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। सीबीएसई वाला भी यही लेके चलता है। तो देखिए इधर 6 वोल्ट की बैटरी करंट मिलेगी। अच्छा ये बताओ, अगर हम बैटरी जो है 3 वोल्ट की कर दें तो बताओ करंट कम होगी कि नहीं, करंट होगी कम, बोलो। पहले बैटरी 6 वोल्ट की थी, करंट जो भी मिल रही थी भाई, कुछ भी मिल रही थी, बात की बात है, बट मैंने बैटरी हटा दिया, 3 वोल्ट की बैटरी कर दिया मान लो, तो बताओ करंट बढ़ेगी घटेगी, बताओ यार, यही बता चुके ना, घटेगी, वेरी गुड। अब लो बैटरी मैंने चलो इसको हटा दिया, अब मैं 6 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, अब बताओ करंट बढ़ जाएगी घट जाएगी? भैया जब बढ़ जाएगी तो बल्ब आपका और ग्लो करने लगेगा, और 6 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट लगा देंगे तो बल्ब थोड़ा सा डीप हो जाएगा, और आप कहेंगे आपका बत्ती गुल मीटर चालू हो गया, ठीक है ना। तो ये मीनिंग आई होप समझ गए होंगे बड़े अच्छे से, ओके। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इज डायरेक्टली टू क्या होगा V। अब ये सिंबल हमको हटाना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो यहाँ पे हम लोग क्या एक सिंबल ले लेते हैं R, याद देखिए उसी के रिप्लेस पे R लिखा गया है। अब देखिए हमें एक फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज कांस्टेंट। वैसे ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है, अभी प्रोपोर्शनली का मीनिंग समझाया था, ये बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, बट कितना, मतलब ये नहीं कि जितना वो उतना ही बढ़ेगा। फिलहाल आप कांस्टेंट लिख लो, छोड़ो। R इज कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, विच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लो, समझा रहा हूं रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस, मैंने नहीं बताया है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। पता है यूपी बोर्ड वाले, मेरी हिंदी पता नहीं सही लिखूं गलत लिखूंगा, इसको पता जब वो लोग पढ़ते हैं, पता क्या लिखते हैं इसका मतलब, प्रतिरोध। क्या जी, वो लोग प्रतिरोध, उनकी हिंदी वर्डिंग लिखा रहता है रेजिस्टेंस का। अब प्रतिरोध का मतलब वही है किसी चीज का विरोध करना, प्रतिरोध बोलेंगे। एक कंडक्टर है, मतलब हिंदी नहीं आ रही कंडक्टर की मेरी, क्या होगा, उसके अंदर 10 ओम का प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध होगा, विरोध होगा तो कुछ में कुछ कमी आएगी किसी चीज की,
अच्छा और लॉजिक मत लगाइएगा, बता रहा हूँ। पहले आप इसकी डिफिनीशन लिख लो गाइस, ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं। मैंने बोला था ना कौन सी डिफिनीशन लिखना है, सिंपल वाली जो आपको स्कूल में लिखना है, वो स्कूल वाले में लिखना है। तो लिखे जैसे एक ब्लैक, दो ब्लैक यार, देखिए जैसे यहां से लिखिए पहले, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर which resist भी लिख सकते हो, अपोज भी लिख सकते हो, which resist the flow of current, या इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हो, ठीक है, करंट लिख दो चाहे फ्लो ऑफ करंट, इज नोन एज, नहीं ये तो हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, या इलेक्ट्रिक करंट लिख लो। आगे जोड़ना है तो थ्रू इट भी जोड़ सकते हो, थ्रू इट, अरे छोड़ो, थ्रू इट का मतलब कंडक्टर के थ्रू, लिख लिया। देखिए पहले आपको पहले अच्छे जल्दी से चलिए देखिए इधर सभी लोग, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच रजिस्ट या विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, या इलेक्ट्रिक करंट, या आप इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट मतलब जाहिर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुकेगा तो आपको क्या इलेक्ट्रिक करंट भी कम मिलेगी, क्योंकि आपको पता है द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर कॉल्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, और फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है गाइस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यू नो, याद है ना, चार्ज यूनिट कूलम, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस होता है इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर होता है, इसका काम को क्या होता है, विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट, ये हमेशा अपोज करता है करंट का, ठीक है, विरोध करता है, मतलब रोकता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। अब आइए इसको अच्छे समझ लेते हैं कैसे। इसे मान लो एक कंडक्टर है गाइस, कंडक्टर है, ठीक है, वायर कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं, क्योंकि यार जब तक आप इसमें क्या नहीं लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे, इधर उधर मूव, रैंडमली मूव करते, याद रखिएगा। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो याद रखिएगा, मतलब एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होती है, बट एक्चुअली वो होना चाहिए वेक्टर, बट एक लॉ होता है वेक्टर एडिशन रूल, याद करो, उसको फॉलो नहीं करता है, जिसके वजह से उसको स्केलर कहा जाता है। फिलहाल हमने कहा था अभी आपके कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रीजन प्रूव करना हो। तो देखिए गाइस, मैं मान के चलो एक कंडक्टर है, मान लो आपने इसको, एक बात की बात है, एक बैटरी से कनेक्ट किया है, सेल से कनेक्ट किया है, ठीक है, और जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन किया है तो जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइस, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इवन आयंस, एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट टू मूव, याद रखिएगा, ठीक है, मूव करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ओके कोलाइड टू ईच अदर, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कोलाइड टू ईच अदर, कोलाइड समझते हैं ना, टकराना, ठीक है। तो जाहिर सी बात जब होता है, जब आपस में कुछ इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलाइड कर सकता है, एटम के साथ भी कोलाइड कर सकता है, याद रखिएगा। अब बताइए जब कोलाइजन होगा तो उनकी स्पीड डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, होगी ना। और जब स्पीड, ये देखिए पता है, जब इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होंगे तो मैंने बताया कि कुछ में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे, कुछ तो आगे निकल जाएंगे, और जो कोलाइड करेंगे उनकी स्पीड आगे क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो वो वहाँ पे जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में। कैसे गाइस,
आप ही बताओ, मोबाइल चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो या बहुत डिवाइस चलाते हो, आपने देखा होगा कुछ समय बाद जो है हमारी डिवाइस हीट हो जाने लगती है। कोई डिवाइस ज़्यादा हीट होती है, क्वालिटी पे बेस्ड होता है, याद रखिएगा, कोई डिवाइस कम हीट होती है। रीज़न क्या होता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो आपस में कोलाइड करते हैं और जब कोलाइजन होता है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, जिसकी वजह से हमारी डिवाइस हीट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए फैन भी लगा होता, देखा होगा कि थोड़ा सा उसको हीट को कम करता है। ठीक है, बाहर अंदर की हीट को बाहर करता है, इसीलिए देखा होगा बहुत डिवाइस में फैन लगा होता है, देखा होगा आपने। तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला कि कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट, इसकी वजह से हमारा डिवाइस हीट हो जाता है। तो जाहिर सी बात, करंट तो आगे कम जा पाई ना, क्योंकि उसको अपोज कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है? ये रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है? कब ऐसा हुआ? जब आपस में इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स आपस में क्या किए? कोलाइड किए गाइस। एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। सीधी सीधी बात। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे ऋतिक कुमार है, ऋतिक कुमार, ठीक है, ऋतिक। मान लो ये एक मतलब साइंटिस्ट है और ये एक सुरंग समझते हैं ना, करीब ये 20 मेंबर के साथ जो है 20 मेंबर के साथ जो है ठीक है, अमेज़न के जंगलों में गए एनाकोंडा को सर्च करने, ठीक है, खोजने पकड़ने के लिए। अब ऋतिक आगे आगे चले जा रहे, एक सुरंग में घुस गए, ठीक है, पतली सी सुरंग है, ठीक है, उस पर चलते चले जा रहे हैं। अचानक से सामने एनाकोंडा आ गया। अब क्या करेंगे? सब लोग जान बचा के भागेंगे, उसी रास्ते से भागेंगे, रास्ता एक ही है। अब सोचिए जब भागेंगे, सोचिए सब दहशत फैल जाएगी, स्पेस कम होगा। जब ये लोग वापस भागेंगे, देखा होगा कहते हैं कहीं भगदड़ मच गई है, तो कहते हैं इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हो गए, और कुछ लोग बच भी जाते हैं। जो सेफ्टली निकल गए वो रिजल्ट हो गया, और जो दब गए मर गए, जाहिर सी बात वही चीज यहाँ पे हो रहा है भाई। स्पेस कम होगा, कोलाइजन आपस में लड़े भिड़ेंगे, गिर जाएगा कोई, और जो गिर गया समझो वो काम खत्म हो गया। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड किए वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, मतलब वहीं पर रह गए, मतलब वो लोग एनाकोंडा खा गया, जो बाहर निकल गए बच गया, और जो इलेक्ट्रॉन्स आगे गए मूव कर वही करंट मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपस में कोलाइड करेंगे तो वहां पे क्या होगा? एक अट्रैक्शनल फोर्स क्रिएट होगा। अट्रैक्शनल फोर्स, कौन सा फोर्स? अट्रैक्शनल फोर्स। इसका मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, याद रखिएगा, रेजिस्टेंस। अट्रैक्शनल फोर्स का मतलब होता है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉमन सेंस की बात है, जब आपस में लड़े भिड़ेंगे तो लोग कहां आगे ज्यादा जा पाएंगे? थोड़े ही जा पाएंगे। ऐसे यहाँ पे भी है, जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे तो जाहिर सी बात अमाउंट ऑफ करंट आगे ज़्यादा नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे अपोज हो रहा है। ठीक है, और यही अपोजिशन जो कोलाइजन हो रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं, एक फोर्स क्रिएट होगा, अट्रैक्शन फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, नहीं आया समझ में? आपको देखिए बड़े मुझे सिंपल फिर बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज तो आपको समझ में आ जाए, रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर होता है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट गाइस। अब मैंने आपको बताया कैसे काम करता है। मैंने बताया कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और आयंस होते हैं वो आपस में जब कोलाइड करेंगे तो एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, अट्रैक्शनल फोर्स, जिसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। 1 मिनट बचा है, मीटिंग एंड हो जाएगी। तो याद रखिएगा जब वो लड़े भिड़ेंगे तो ये बताओ स्पीड नहीं कम होगी इलेक्ट्रॉन्स की? बताओ, अगर उस सुरंग में अगर ज्यादा स्पेस होता तो भाग जाते आराम से, स्पीड कोई दिक्कत ही नहीं होती, खूब अच्छी स्पीड मिल जाती। और स्पेस भी कम है वो आपस में, जब इसीलिए तो कोलाइड कर रहे हैं, और जो कोलाइड करेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ही कहिए दैट इज जो फ्लो ऑफ करंट है वो कम हो जाएगा। और जब फ्लो ऑफ करंट होने कम मतलब जाहिर सी बात रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, एक जहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, विरोध हो गया, किस वजह से? लड़ने की वजह से। नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकल जाते। बोलो, क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया। अब एंड हो जाए तो मीटिंग बताऊं मैं। आप क्या पूछ रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स मूव करता, फिर क्या पूछ रहे हो? समझ गए ऋतिक राज? सीधी सीधी बात है भाई। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। किसके लिए रुकावट है? करंट के लिए, ठीक है ना।
अब जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करे कोलाइड होगा यार, तो रुकावट तो आएगी ना, वही रुकावट ही रेजिस्टेंस है। अब वो रुकावट किसके लिए है यार? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए मतलब इलेक्ट्रिक करंट का अपोज हो रहा है, इलेक्ट्रिक कम मिल रही है। समझ गए सभी लोग? खुला है, बोलो। चलो इसका इलिस्ट्रेशन लिखो, नीचे से लिखो, नीचे से इसका इलिस्ट्रेशन लिखा रहा हूं, ठीक है? लिखना तो आपको सिर्फ इतना ही है, तो लिखिए व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच्ड ऑन, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच्ड ऑन, स्विच्ड मतलब ऑन कर दिया गया है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज स्विच्ड ऑन देन बोल रहा हूँ यार, ये सब झाम फंसा के चला जाता है दानिश ना, कहीं कुछ मेरा माइक की तार फंस जाती, कहीं कुछ हो जाता है, परेशान कर दिया बंदे ने। हाँ, मैंने बोला व्हेन इलेक्ट्रिसिटी स्विच्ड ऑन, लिख लिया? स्विच्ड ऑन लिखा। देन इनसाइड द कंडक्टर, देखिए देन इनसाइड द कंडक्टर then inside the conductor electrons start to move, या ड्रिफ्ट भी कह सकते हो, ड्रिफ्ट करना मतलब मूव करना, DRIFT, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू ड्रिफ्ट या मूव लिख लो, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। देखो इलेक्ट्रॉन्स का लिखा रहा हो डायरेक्शन, या निगेटिव पॉजिटिव, स्टार्ट टू मूव फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू, कौन था ये, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लिख लिया? देन फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, फिर लिखिए दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ, दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड, COLLID वाला कोलाइड लड़ना, कोलाइड विथ एटम्स, एटम्स बोल रहे हैं, एंड आयंस, आयंस IONS वाला, आयंस ऑफ द कंडक्टर। पहले लिख लो, पहले अच्छे से, क्या लिखा? देन दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ एटम्स एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन किससे कोलाइड करते हैं? एटम्स और आयंस के साथ। विच डिक्रीज द, विच डिक्रीज द speed of electrons, which decrease the speed of the electrons. because of लिखिएगा, because of fractional force, of fractional opposing force, of fractional force guys। अब फ्रैक्शनल फोर्स का मतलब जैसे एक विरोध उत्पन्न हो गया ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या हो गई? कम। यार अभी आप ही लड़ भिड़ जाओगे रास्ते में, बड़े स्पीड में बाइक से चले जा रहे हो और अगला कहीं भी ट्रक से, कार से जाके टकरा गए, या जो भी हल्का फुल्का आप गिर पड़ेंगे, आपकी स्पीड कम नहीं हुई क्या? बोलो।
एक रुकावट, वहां भी तो एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हुआ। आप कार से लड़ गए एक बाइक से, जाहिर सी बात वहां पे एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हुआ जिसकी वजह से आपकी स्पीड कम हो गई, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस नाम देंगे। विरोध आ गया है सामने, अचानक से हम कोई रेस कर रहे हैं, अचानक सामने कोई चीज अचानक से एक दीवार खड़ी हो जाए, वो अट्रैक्शन फोर्स हुआ, एक रेजिस्टेंस हुआ, क्रिएट हो गया हमारे सामने, जिसकी वजह से हमारी स्पीड डिक्रीज हो गई। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड डिक्रीज हो गई यार। ऑन है जी, ये ऑन है। यही अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मैं जा रहा हूं, ठीक है, विद बाइसाइकिल, ठीक है, एक रेस में जा रहा हूं स्पीड में, सामने अचानक से कोई एक वॉल जो अपीयर हो गई सामने से, मैं उस पर टकरा गया या कुछ भी सामने आ गया, वो वॉल और जो भी है उसके वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो गया। तो आगे लिख लो विच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। वही अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, विच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा, याद रखिएगा। नोट कर लिया, विच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस, इसी अट्रैक्शनल फोर्स को हम लोग बोलेंगे ना, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो रुकावट आई बीच में, अट्रैक्शनल फोर्स को एक अच्छा सा नाम दे दिएगा, रेजिस्टेंस। देख लो, ये इलेक्ट्रॉन्स है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया, अंदर जो एटम्स है मान लो, ठीक है, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो एटम्स आयन के साथ क्या किए, कोलाइड करना स्टार्ट किए। जब कोलाइड होगा, जाहिर सी बात है एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा जो क्या करेगा, विच डिक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मुझे ये लाइन थोड़ा पहले लिखानी चाहिए, सुनिएगा क्या लिखानी चाहिए कि दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड टू एटम्स एंड आयंस, ठीक है, एटम्स एंड आयंस, विच क्या होगा, विच एक्सर्टेड क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, विच डिक्रीज द, कोई दिक्कत नहीं, वही लिख दीजिए, सही है वो भी, विच डिक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वही अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाएगा, हमारा रेजिस्टेंस। आपस में कोलाइड किए, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, मतलब हम इलेक्ट्रॉन है, चले जा रहे स्पीड में, अचानक सामने कोई वॉल आ गई, ठीक है, और उससे हम लड़ गए, तो एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो गया, इसकी वजह से हमारी स्पीड, मतलब हम इलेक्ट्रॉन, हमारी स्पीड कम हो गई, समझ गए, और वो अट्रैक्शन फोर्स को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो गई तो आपका जाहिर सी बात करंट भी कम मिलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ करंट का, मतलब वही अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। बोलो, आई होप क्लियर हो गया होगा गाइस, बोलिए। अच्छा एक काम करिए इधर, देखिए ये रफ कर दूं इतना मैं। अब देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस को मैंने कांस्टेंट बोला था, बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब कांस्टेंट का मतलब फिर वो कांस्टेंट है, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता ना, जहां पे जितना होगा फिर उतना ही रहे। कैसे देखते हैं, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई। अरे आई को हमने अपॉन में बेच दिया, देख लो, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। अब एक चीज समझने वाली बात है, अगर आपको ओम्स लॉ समझ में आया हो, याद करो, यही कहा गया था अगर V डबल होगा तो ये भी डबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 20 वोल्ट है, करंट है 5 एम्पियर की, ठीक है, 5 एम्पियर की, अब यही बताया गया था अगर ये डबल होगा करंट भी डबल होगी, अगर ये ट्रिपल होगा तो ये भी ट्रिपल होगा। अब इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं गाइस, इसके लिए बहुत सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, याद रखिएगा, सिर्फ यहाँ बताया जा सकता है। तो देखिए ये कांस्टेंट कैसे, मान लो इसमें रखते हैं R इक्वल टू V अपॉन आई, पहले R1 ले लेते हैं, मान लो ये 20 है, ये 5 है, डिवाइड किया कितना आया 4 ओम होता है, रेजिस्टेंस के अंदर भी लिखाया जाएगा। अब मान लो हम V डबल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, V डबल कर रहे हैं, 40 वोल्ट हो गया, हमने कहा था ना करंट भी डबल होगी 10, तो जाहिर से कटेगा 4, देखिए फिर 4 आ रहा है, ओम का साइन होता है तो रफली लिख रहे हैं। मान लो फिर डबल कर दिया, 40 की जगह 80 है तो करंट भी तो डबल होगी 20, फिर काटा, बताओ कितना आया 4। बताओ रेजिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है, बताओ।
एग्जाम्पल लिया, किसी में 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 से आएगा, क्योंकि पीडी अगर डबल होगा इलेक्ट्रिक करंट भी डबल होगा, वो ट्रिपल, वो 4 टाइम्स, वो भी 4 टाइम्स, बट रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा गाइस। थोड़ा ये लिख लो, ये इतना उधर का नहीं, ये लिखिए, नोट करके लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, the SI unit of resistance is ohm, OHM, and denoted by symbol, ये देखिए ऐसा सिंबल होता है कुछ, इंसानी सर, ठीक है, एक्चुअली इस टाइप से होता है, मेरे से ज़्यादा अच्छा ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, ओम, यानी OHM लिखिए, चाहे रेजिस्टेंस कहीं पे आप चाहे ऐसे 3 ओम लिख दीजिए, या तो आप चाहे ना लिखे सिंबल बनाइए, OHM लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है गाइस। साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया था, जॉर्ज साइमन ओम था ना जिन्होंने रिलेशन दिया था। सेकेंड पॉइंट लिखिए, resistance is a scalar quantity, लिखिए resistance is a scalar quantity।